ये जो बोले तीन ना। आठ है, ये तीन आठ का कनेक्शन हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है क्या? सिर्फ बेसिक एजुकेशन के लिए। सिर्फ बेसिक एजुकेशन के लिए, बाकी जॉबों के लिए नहीं होता? अब देखिए, वो हमने इंटरव्यू वगैरह जो टॉपिक चलेगा उस पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। याद है मैंने थोड़ा सा आपको थियोरेटिकली बताया था 3 और 9। हम्म। मतलब कि 3 मतलब आपने इंटरव्यू दिया, आपने किसी से कम्युनिकेट किया। 9 मतलब वो हम्म। रिस्पॉन्स आना है। तो हम्म। 8 मतलब वहां पर रिस्पॉन्स नहीं भी आएगा। तो हम्म। ये चीजों को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिपेंड हम्म। करता है कि भाई पर्सन की वो टाइम पे लाइफ क्या है। जैसे अगर मान लीजिए 2 7 11 की बात करते हैं मैरिज की, हम्म। तो इट डजेंट मीन कि 2 7 11 अगर किसी छोटे बच्चे में है तो 2 7 11 मैरिज ही बताएगा। 2 7 11 भी अपने आप में बहुत अलग बात हो जाती है। 11 मतलब एम्बिशन, तो भी एक टाइप का हम्म। इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू है पर्सन की, इंट्रिंसिक वैल्यू। और 7 हम्म। मतलब उसकी डे टू डे अफेयर्स, रूटीन अफेयर्स। तो बच्चा छोटा है तो 2 7 11 वो काम करता है। वही 2 7 11 शादीशुदा जिंदगी, शादी लायक उम्र में शादी बताता है। हम्म। शादीशुदा जिंदगी हम्म। में हारमोनी बताता है। और वही 2 7 11 जो है वो एक बिजनेसमैन की कुंडली में गेन बताता है। वही 2 7 11 जो है वो एक एजेड पर्सन को बताता है कि तुम्हारी हेल्थ खराब रहेगी अगर आप मूवेबल साइन वाले हो। ये 11th हाउस बात का। हम्म। तो इसलिए मैंने बताया ना कि स्थान समय पात्र शुड बी कंसिडर। हम्म। अब सिर्फ 3 8 को ये नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज लॉयर बनने के लिए 3 8, लॉयर का प्रोफेशन करने के लिए 3 and 8 बहुत हाउसेस आर इंपॉर्टेंट। वो मैं अभी आपको कुछ लॉयर की कुंडलियां बताऊंगा कि इनके अंदर 3 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना प्रीडोमिनेटली आ रहा है। इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति जो है बाकी एस्ट्रोलॉजी से हम्म। थोड़ी सुपीरियर हो जाती है, क्योंकि एक हाउस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मल्टीपल प्रॉपर्टी के बारे में, तो जैसे हम्म। 4 11 12 आ रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं पर अगर वो कुंडली की बात करें तो वहां पर मदर की डेथ वहां पर इंडिकेट हो पाती है। 4 11 12 अगर किसी कुंडली में है तो वहां पर 3 भी आ गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, 10 आ गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर दशा भुक्ति में आपको एक अच्छे फल ही नहीं मिलेंगे, आपको साथ में बुरे फल भी वहां पर जरूर दिखेंगे। हम्म। अब मैं आपको हायर एजुकेशन के बारे में बताता हूँ और एक कुंडली हम डिस्कशन हम्म। करेंगे, फिर बाद में वापस इस टॉपिक पे आते हैं। हम्म। जब भी हायर एजुकेशन की बात होती है तो वी शुड कंसिडर 9th हाउस, क्योंकि थियोरी में भी हमने देखा था 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का हाउस। हम्म। 9th कस्पल सबलोड को आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमने पूछना है वो कंसन कस्पल सबलोड से पूछना है। 9th कस्पल सबलोड से जब आप पूछेंगे क्या आप इस जातक की कुंडली में हायर एजुकेशन प्रॉमिस दिखा रहे हो, अगर वो कहता है यस तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो 9th कस्पल सबलोड को पूछना है। अब 9th कस्पल सबलोड को पूछना क्या है? देखिए, हम्म। हायर एजुकेशन में दो बातें होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो हायर एजुकेशन रेगुलरली कर पाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज अटेंड करके। ज्यादातर होता क्या है कि 75% चांसेस ऐसे होते हैं कि पर्सन जो हायर एजुकेशन करता है वो करस्पॉन्डेंस कर लेता है। ये आपको भी पता होगा कि साथ साथ में वो जॉब करता है या फिर पार्ट टाइम कर लेता है, ओपन यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाता है। सो ये दोनों चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रख के ही हमने किसी की हायर एजुकेशन को बताना है। और हम्म। स्पेशली मैंने देखा है कि हायर एजुकेशन में जब एमबीए वाला चैप्टर होता है ना, तो बंदा हम्म। जरूर पूछने आता है, क्योंकि वहां पर लाखों की बात हो जाती है। बंदा कहता है कि भाई मैंने हायर एजुकेशन एमबीए में करना है, क्या मैं रेगुलर करूँ, पार्ट टाइम करूँ, करस्पॉन्डेंस करूँ? तो वहां पर कहीं हम्म। ना कहीं पर ये चीज आपको काम जरूर आती है, ये कॉन्सेप्ट काम जरूर आता है। बट मेक श्योर पहले उस बंदे का प्रोफेशन पूछ लीजिए, देख लीजिए हम्म। कि भाई उसका प्रोफेशन क्या आता है, जो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे फिर किस तरह से हम किसी की प्रोफेशन देख सकते हैं। सो हमने देखना यहाँ पर है 9th कस्पल सबलोड। 9th कस्पल हम्म। सबलोड से प्रॉमिस मांगना है, क्या तुम इस जातक की कुंडली में हायर एजुकेशन प्रॉमिस कर रहे हो या नहीं। अब देखिए, हायर एजुकेशन के लिए किन किन हाउस को कंसीडर करना जरूरी है। 9th इटसेल्फ ये तो होगा ही, क्योंकि ये खुद हायर एजुकेशन को दिखाता है। प्लस 11th हाउस एम्बिशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करना अपने आप में एक एम्बिशन होता है। अब यहाँ पर परिस्थिति दो है। परिस्थिति नंबर 1, अगर बंदा रेगुलर करना चाहता है तो 4th हाउस शुड बी देयर, तो 9 कस्पल सबलोड शुड बी कनेक्टेड विथ 4 9 एंड 11। हम्म। पर अगर मान लीजिए 9 कस्पल सबलोड 4th हाउस से कनेक्टेड नहीं है और 4th को निगेट करने वाला हाउस है 3rd,
अब देखिए यहाँ पर थर्ड हाउस फोर्थ को निगेट नहीं करता है। फोर्थ हाउस मतलब रेगुलर स्टडीज, याद हो तो मैंने थियोरी में भी बताया था कि फोर्थ हाउस स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन को बताता है। तो फोर्थ हाउस मतलब रेगुलर स्टडी, फोर्थ को निगेट करता है थर्ड। अब थर्ड हाउस निगेट किस तरह से करता है? थर्ड हाउस आपको याद हो तो मैंने बताया था करस्पॉन्डेंस, ओपन यूनिवर्सिटी, घर बैठे लर्न करना। सो फोर्थ हाउस जो है उसको निगेट थर्ड हाउस कुछ इस तरह से करता है कि 3 + 9 + 11 जो है वो ये बताता है कि पर्सन की हायर एजुकेशन प्रॉमिस्ड है, बट करस्पॉन्डेंस या किसी ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए। हम्म, दोनों रास्ते हैं यार, वाई शुड नॉट हम क्यों कंसिडर ना करें। हम्म, बट हाँ, यहां पर अगर 3 आ रहा है, हम्म, 9 और 11 के बदले 3, 9 को निगेट करने वाला 8 और 11 को निगेट करने वाला 10 नहीं, 11 जिसको निगेट करता है वो बंदा आ जाए। 11 किसको निगेट करता है? 12 को। 12। 12 आ जाए तो फिर यहाँ पर बातें ये बन जाती है कि पर्सन की जो हायर एजुकेशन है, हम्म, एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन हर हम्म, एक बंदा नहीं कर पाता है। हम्म, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोल सकता हूँ डिस्टर्ब है। ये हम्म, इंडिया में अभी भी कुछ जगह पर ऐसी बात है कि वहां पर फैमिली बैकग्राउंड देख सकते हैं। अगर अमीर है, पैसे वाले हैं, तो फिर बोल सकते हैं भाई हायर एजुकेशन होगी इनकी, बट डिस्टर्बेंस के साथ होगी। हम्म, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहेगा तो फिर 3, 8, 12 मतलब ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि भाई हायर नहीं, एजुकेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो वी शुड कंसिडर द स्थान समय पात्र। इसीलिए स्थान समय पात्र को कंसिडर करे बगैर कभी भी किसी चीज पे डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं। हम्म, इसलिए होता क्या है कि हम, हमारे सामने जब कोई बर्थ चार्ट आ जाती है, हम बर्थ चार्ट पे मैथमेटिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के बोल सकते हैं कि भाई इसके साथ ये होगा। अगर मान लीजिए हम्म, किसी अमीर आदमी की कुंडली में ये 3, 8, 12 है, तो आपने देख के बोल दिया कि भाई आपकी तो हायर एजुकेशन हो ही नहीं सकती है। तो बोलता नहीं भाई हम्म, मैंने तो हायर एजुकेशन की है, मैंने एमबीए किया है। तो हम्म, हम बोले अरे बाप रे, एमबीए कर लिया है, कैसे कर लिया? पर आपको उसका फैमिली बैकग्राउंड भी तो देखना है। हम्म, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये चीज को कंसिडर करना, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पैसे वाले फैमिली वाले एमबीए करते हैं तो वहां पर 8 होने के बावजूद भी हम्म, उनकी हायर एजुकेशन हुई है। हाँ ठीक है, रोते रोते हुई रहेगी, बट 3, 8 और तीन हम्म, आठ 12 के होने के बावजूद भी वहां पर एमबीए कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। 2 साल पहले आया था, 1, 1.5 साल पहले, आई थिंक 2016 में ही आया था। हम्म, राइट नाउ जिस लड़के की कुंडली है वो थर्ड ईयर में है। हम्म, नेक्स्ट 2018 में उसकी फाइनल एग्जाम्स आएगी। अभी 5th सेमेस्टर की एग्जाम है, 6th सेमेस्टर आएगी, उसके बाद उसको एमबीए करना है। तो हम्म, एमबीए में बड़ा एमबीए करना है, रेगुलर कोर्स करना है एमबीए में, हम्म, तो क्या वो कर सकता है कि नहीं? तो क्वेरी वही थी कि मुझे बड़ा 35-40 लैक्स स्पेंड करना है मेरे बेटे पे, हम्म, तो मेरे बेटे का हम्म, एमबीए करना कुंडली बता रही है या नहीं। तो उस चीज पे हम थोड़ा सा आप नजर डालेंगे, कंसीडर करते हैं जरा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, देखिए। हम्म, एक मिनट, मैं तो नाम किस नाम से सेव करता हूँ मुझे याद नहीं रहता है। यस, हायर एजुकेशन। 2 अप्रैल 1997, 9:30 AM, सिकंदराबाद, समवेयर इन आंध्रा। अब देखिए यहाँ पर 9th कस्पल सबलोड विच इज मरकरी। अब जरा मरकरी को पूछ लेते हैं भाई, क्या तू हायर एजुकेशन को प्रॉमिस कर रहा है या नहीं? तो सबसे पहले मरकरी के पास पहुंच जाइए, मरकरी को पूछिए मरकरी तू क्या दे रहा है? तो मरकरी इज सिग्निफाइंग 11। हम्म, अगेन मैं कहूंगा 10, 11 को निगेट नहीं कर सकता है, बिकॉज 10th हाउस एक रिकग्निशन का हाउस है। अगर आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ रिकग्निशन। हम्म, ठीक है, एक अपने घर वालों के सामने से अगर हम निकलते भी है तो घर वाले भी गर्व महसूस करते कि भाई देखिए इसने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। सो 10th हाउस को हम निगेशन में नहीं मानेंगे, 11th है वहां पर। ठीक है,
आगे मरकरी तो हो गया। अब मरकरी किसके स्टार में है? केतु के स्टार में। जब भी राहु केतु आता है तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको कंसीडर करना पड़ता है कि भाई केतु और राहु को एस्पेक्ट कौन कर रहा है किसके साथ कंजंक्शन में। अब यहाँ पर केतु को जरा आप देखिए, केतु इज एस्पेक्टेड बाय मार्स, एट एस्पेक्ट, 7th और 8th, तो वो मार्स के प्रभाव में होगा, जहां से उसको 4-11 मिला। 12 को नोट करके रखिएगा जरूर, 4-11 मिला। नेक्स्ट, केतु हैज कंजंक्शन विथ सैटर्न, सन एंड वीनस। अब केतु का पहले देखते हैं क्लोज कंजंक्शन किसके साथ है, उसकी इंपैक्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी। केतु महाराज ये रहा 4 डिग्री, सब दूर दूर वाले ये सब इक्वली है, 16, 18 और 18 पर एक ही राशि में है तो इनकी इंपैक्ट रहती जरूर है। राहु और केतु एजेंट बन जाते हैं उनके। तो सन, वीनस और सैटर्न की बात करें तो देखिए सन, वीनस और सैटर्न तीनों के चारों फोल्ड्स देख लीजिए, चारों सिग्निफिकेशन देख लीजिए। 11 and 4 सन, फिर वीनस भी देखते हैं, वीनस 11, सैटर्न 11 and 9 जी, तो बहुत बढ़िया है। केतु को जब जब अब तक आपने देखा है तो वो 4, 9, 11 तीनों को दे रहा है। अब केतु को पूछेगे तो किसके स्टार में है, तो सैटर्न के स्टार में, जहां से 11 तो हमने ऑलरेडी देखा है। और वो केतु जो है वो जुपिटर की राशि में है, वो जुपिटर का भी एजेंट है। और यहाँ हल्का सा वो 8 जरूर दे रहा है, बट 8 को छोड़ दीजिए आप 2 मिनट के लिए, तो ये तो जुपिटर बहुत बढ़िया दे रहा है, 11, 9, 3। अब 3, 9, 11 जो है वो करस्पॉन्डेंस को बताता है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो 9 कस्पल सबलोड मरकरी जो है वो सिर्फ मरकरी अपने हिसाब से ही फल नहीं देने जा रहा है, वो मरकरी केतु की वजह से मार्स, वीनस, सैटर्न, सन सबको घसीट रहा है जी, वो सबको घसीट रहा है। आप ये भी देख सकते हो कि भाई केतु किस हाउस में सिचुएटेड है, पोजिटेड है। 11th हाउस की शुरुआत 5 डिग्री से हो रही है, केतु 4 डिग्री का है। मतलब चलित कुंडली में आप देखेंगे तो केतु होगा 10th हाउस में, ठीक है। तो ठीक है, उतना कुछ यहाँ पर वो 10th हाउस निगेट नहीं कर रहा है, वो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट फाइनली अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 3 चीजें मिलेगी। 4, 9, 11 भी है। 11 जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लैनेट्स दे रहे हैं अगर आप नजर डाले तो, मतलब इच्छा पूर्ति या एम्बिशन तो है ही। मैक्सिमम 4th हाउस भी आ गया है मैक्सिमम टाइम पे। पर देखिए साथ में 3, 8, 12 भी है, तो फाइनल डिसीजन जो है मरकरी का सबलोड कहेगा कि भाई फाइनल डिसीजन होगा क्या, जो है राहु। और अगेन जब आप राहु की बात करते हो, केतु की बात करते हो, तो फिर आपको पता ही है जिसके साथ, किसके एस्पेक्ट में है, जिसके साथ कंजंक्शन है, वो सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब राहु की बात करेंगे तो राहु के ऊपर एस्पेक्ट देखिए किसकी किसकी है, वीनस, सैटर्न, सन। उतना ही नहीं, देखिए जुपिटर की भी 9th एस्पेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राहु जो है वो मरकरी के साइन में है, राहु जो है वो सन के स्टार में है। इट मींस अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो मेजोरिटी प्लैनेट्स राहु ने एक साथ अपना एक फीचर बता दिया कि भाई आई एम कर्मिक प्लैनेट। और मैं कभी कभी 12 के 12 हाउस सिग्निफाई करता हूँ। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर आपको सारे हाउसेस मिल रहे हैं, सारे हाउसेस के सिग्निफिकेशन मिल रहे हैं, बिकॉज राहु इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, नंबर 1 जुपिटर, नंबर 2 सन, नंबर 3 सैटर्न, नंबर 4 मरकरी, वीनस सॉरी, नंबर 5 मरकरी के साइन में है तो मरकरी भी आ गया, नंबर 6 अगेन सन आ गया, तो सन को तो हटा दीजिए। पर 5 प्लैनेट से राहु जो है वो कनेक्टेड है, मतलब राहु इन 5 प्लैनेट्स का एजेंट है। जुपिटर से क्या मिलेगा, 9, 3, 8, 11। अब यहाँ पर 3, 8 जो है वो बुरा है, 12 नहीं है, तो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो देखेंगे आप अगर यहाँ पर तो 3, 9, 11 को हम कंसीडर कर सकते हैं। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो सन को देखोगे तो वहां से 4, 11 मिलेगा। फिर वीनस की एस्पेक्ट को कंसीडर करोगे तो वहां से फिर से 11 मिलेगा। फिर सैटर्न की एस्पेक्ट को अगर आप कंसीडर करोगे तो वहां से तो आपको 11 और 9 दोनों मिलेंगे। सो
पूरी कुंडली में अगर आप देखा जाए तो 11th हाउस जिस तरह से प्रीडोमिनेंटली आ रहा है वो ये बता रहा है कि पर्सन की एम्बिशन जो है वो फुलफिल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ आपको ये कंक्लूजन निकलेगा जरूर, अगर सब लोग राहु को भी देखेंगे तो 3 9 वहां पर भी है, 3 8 वहां पर भी है, पर यहाँ पर एक हाउस नहीं है जो फेलर बताता है, दैट इज द हाउस नंबर 12। और आप देखेंगे इस कुंडली में एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नाम है मार्स, वो अकेला ही 12th हाउस को स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई कर रहा है। क्योंकि आप देखोगे वहां पर तो जो मार्स है ना, मार्स के स्टार में कोई नहीं बैठा है। मार्स जो है वो अनटेनांटेड फ्री है। मतलब देखिए कोई भी मार्स के स्टार में नहीं बैठा है, मतलब कोई भी प्लेनेट जो है वो मार्स का रिजल्ट नहीं दे रहा है। मतलब मार्स जो है वो अपना रिजल्ट 12th हाउस का प्रीडोमिनेंटली देगा। बट यहाँ पर कहीं पर भी आपने देखा होगा 9 कस्पल सबलोड में सिर्फ प्लेनेट जो 4th कस्पल सॉरी 9 कस्पल सबलोड जो प्लेनेट बना वो सिर्फ अगर हम कंसीडर करें दैट इज दी मरकरी। और अगर आप मरकरी को कंसीडर करते हो तो मरकरी का जो स्टार लोड है केतु, केतु जो है वो मार्स के एस्पेक्ट में आ रहा है। बट जो सबलोड राहु है वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 9 कस्पल सबलोड जो है वो 3 8 12 तीनों को दे रहा है। बट राहु जो है वो 3 8 को ही सिग्निफाई कर रहा है। राहु जो है वो मार्स से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल अगर देखिए इस चीज को अगर आप कंसीडर करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दोनों, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि जब दोनों हाउसेस आते हैं, 4 9 11 भी आ रहा है, 3 8 12 भी आ रहा है, तो 9 कस्पल सबलोड मरकरी अपने स्टार लोड केतु के जरिए 4 9 11 भी दे रहा है, 3 8 12 भी दे रहा है, और उसका जो डीएनए है, उसका जो सबलोड है, जो वेरीफायर है, वो भी 4 9 11 भी दे रहा है, 3 और 8 भी दे रहा है। ऐसी सरकमस्टांसिस में हम ये बोल सकते हैं कि जातक की हायर एजुकेशन न्यूट्रल है, प्रॉमिस भी है और प्रॉमिस नहीं भी है, दैट इज द न्यूट्रल। जब भी कोई प्रॉमिस न्यूट्रल गेयर पे होती है तो वहां पर दशा भुक्ति का रोल काफी बढ़ जाता है। अब देखिए गाड़ी अगर न्यूट्रल गियर में होगी और अगर गाड़ी रास्ता जो है वो डाउन है तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, और चढ़ाई है तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, थोड़ा चढ़ने के बाद नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो दशा भुक्ति पे है। अगर इतनी ही अच्छी हायर एजुकेशन होती तो शायद बंदा अपने पास कंसल्टेंसी के लिए कभी नहीं आता। जो भी कंसल्टेंसी के लिए आता है उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होती है। सो कहना यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूं, 9 कस्पल सबलोड मरकरी केतु स्टार लोड, उसके जरिए वो 4 9 11 तो दे रहा है। बट देखिए मार्स की इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, तो 3 8 के साथ 12 भी प्रीडोमिनेंटली दे रहा है। मतलब मरकरी बोल रहा है कि भाई मैं इसको हायर एजुकेशन करवाना भी चाहता हूँ और नहीं भी करवाना चाहता। भाई मेरे डीएनए को पूछ लो। जब उसके डीएनए राहु को पूछा तो वो 4 9 11 भी दे रहा है, मतलब ऊपर की बात को यस भी कर रहा है। 3 8 देख के ऊपर के 3 8 12 को भी वो कंफर्म कर रहा है। इट मींस यहाँ पर 9 कस्पल सबलोड जहां पर भी राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आता है ना, वहां पर वो न्यूट्रल गियर में जरूर चला जाता है। तो यहाँ पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो दशा या दशा भुक्ति पे डिपेंड करता है। लेट्स सी दशा और भुक्ति क्या कह रही है। दशा की बात करें तो देखिए ये जातक की अगर मैं बात करूं तो अभी वो 3rd ईयर में है। मतलब अगर इसको हायर एजुकेशन करना है तो अगले साल 2018 में ही होगा प्रोबेबली। एज यू नो ये सॉफ्टवेयर में हल्का सा बग है तो पहले हम इसको रिफ्रेश कर लें। राहु दशा 2015 में मार्स खत्म हुआ, वहां से राहु दशा शुरू हुई है 2033 तक। तो राहु दशा में राहु की भुक्ति चल रही है अप टू 16th ऑफ अगस्त 2018। हमने देखना यह है यहाँ पर क्या राहु दशा और राहु भुक्ति इसकी हायर एजुकेशन को प्रॉमिस कर रही है या नहीं अप टू 16th ऑफ अगस्त 2018। तो राहु दशा क्या कह रही है, देखिए यहाँ पर राहु इज एन एजेंट ऑफ प्लैनेट हु इज एक्सपेक्टिंग, उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे राहु को कौन एक्सपेक्ट दे रहा है,
जुपिटर, जुपिटर से देखिए 9-11 भी है, 3-8 भी है, पर यहाँ पर 8 अकेला है जी, तो 3-9-11 की एक त्रिपुटी बन गई है जो करस्पॉन्डेंस या ओपन यूनिवर्सिटी में इंडिकेट कर रही है। नंबर 2, राहु को सिर्फ जुपिटर अकेला ही नहीं देख रहा है, जुपिटर के अलावा सन, सैटर्न और वीनस भी देख रहे हैं जी। तो सन की बात करें तो 4-11, बहुत बढ़िया। वीनस की बात करें तो 11, बहुत बढ़िया। सैटर्न भी देख रहा है, राइट? तो सैटर्न की बात करें तो 11 और 9, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो बीच में 6 और 5 जो आ रहे हैं ना, वो सब सपोर्टिव है। 2 भी आ रहा है, वो भी सपोर्टिव है। 10 भी आ रहा है, दैट इज ए रिकॉग्निशन। ठीक है, सो कहना ये है कि अच्छे अच्छे हाउसेस को ही राहु बता रहा है। राहु का स्टार लॉर्ड भी सन है, तो वो तो पता ही है आपको, 11 और 4, और राहु जिसके साइन में है मरकरी, वो भी 11 दे रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 अकेला है, राहु जो है वो 4-9-11 3 भी दे रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब्रेशंस दे रहा है 95% तक, कि भाई 90% तक, बिकॉज यहाँ पर 3-9 भी कॉम्बिनेशन में आ रहा है। वो वाइब्रेशन बहुत अच्छा दे रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो इसको हायर एजुकेशन करवा के रहूंगा, एज इस जातक की कुंडली में हायर एजुकेशन न्यूट्रल गियर में है। मैं जो हूं ना, वो मैं उसको एक फ्लो में घसीट के लेके जा सकता हूँ। बट फाइनल डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? राहु के डीएनए पे। राहु का डीएनए कौन है, सबलोड कौन है? सैटर्न जी। जब सैटर्न को पूछते हो तो सैटर्न कहीं पर भी 3-8-12 नहीं दे रहा है, 8-12 नहीं दे रहा है, वो 11 और 9 दे करके उस बात की पुष्टि कर रहा है, उस चीज पे हथौड़ा मार रहा है कि राहु दशा में राहु जो हायर एजुकेशन की बात कर रहा है ना, वो चीज को राहु का डीएनए सैटर्न 100% नहीं, 110% कंफर्मेशन दे रहा है। 110% कंफर्मेशन दे रहा है, उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, तो जब दशा भुक्ति को कंसीडर करना हो तो सबसे पहले प्रॉमिस को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रॉमिस कंसीडर नहीं करेंगे तब तक दशा भुक्ति को देखना गड़बड़ हो जाती। मान लीजिए कि अगर वहां पर 9 कस्पल सबलोड सिर्फ और सिर्फ केवल 3-8-12 को अगर सिग्निफाई करते, नॉट एट ऑल 4-9-11 से नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर राहु की दशा 4-9-11 वाली आएगी, तो अगर कोई चीज प्रॉमिस नहीं है तो फिर वो घटना घट कैसे सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, इसीलिए जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, जब सब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, तो कृष्णमूर्ति पद्धति काफी मैसअप हो गया है। तो इसी वजह से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, और आप अगर मानते हो तो किसी को कंप्लीटली मानिए। अगर आप किसी को सबको मानना चाहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये विचारधारा के हिसाब से अगर कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करें तो वो एक प्रॉमिस को देखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉमिस होगा उतने अच्छे रिजल्ट अच्छी दशा भुक्ति अंतरा में मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूं कि ये बंदा मुंबई से है, और मुंबई में लास्ट एक साल से मैंने बताया ना, सांस समय पात्र को कंसिडर करना जरूरी। लास्ट एक साल से मुंबई यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में गड़बड़ है। 18 अगस्त 2018 तक राहु की भुक्ति है, ठीक है। उसके बाद राहु की भुक्ति चली जाएगी और आएगी, राहु के बाद आता है जुपिटर। सवाल यहाँ पर ये है, क्या इसका एडमिशन एमबीए में 18 अगस्त के पहले हो जाएगा? तो अब एंट्रेंस एग्जाम दी है, उस पर डिपेंड होगी। उसके एंट्रेंस एग्जाम कुछ दिसंबर में है। उसके बाद जब एडमिशन होगा तो मुझे लगता है कि जून जुलाई में तो यहाँ के रिजल्ट्स आते हैं, अगस्त महीने के बाद यहाँ पर एडमिशंस होते हैं। तो इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है माइट बी पॉसिबल, या उसकी जो हायर एजुकेशन है वो राहु दशा और राहु भुक्ति में नहीं होगी, राहु दशा और जुपिटर भुक्ति में होगी। तो इसीलिए इसकी हायर एजुकेशन कैसी होगी, उसके लिए आपको जुपिटर भुक्ति को देखना पड़ेगा। आपको जुपिटर भुक्ति को वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। आप एडमिशन देके तो ये नहीं बोल सकते भाई एडमिशन हो गया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो है वो क्रैक हो सकती है, क्योंकि जुपिटर राहु की भुक्ति चल रही है। पर 18 अगस्त को जब राहु की भुक्ति चली जाएगी, जुपिटर आएगा, तो फिर वो जुपिटर की भुक्ति में उसकी वो 2 साल की एमबीए कोर्स कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर फिर से मैं व्यू हॉरोस्कोप में जाके विंशोत्तरी दशा नेविगेटर खोल देता हूँ। 2018 16 अगस्त तक राहु भुक्ति है,
उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो जुपिटर की भुक्ति 2021 तक रहेगी, जिसके बीच में उसको ये करस्पॉन्डेंस कोर्स करना है। तो जरा देखते हैं क्या, आई एम सॉरी एमबीए करना है, तो क्या उसकी ये एजुकेशन वहां पर बता रही है लूसिडली। तो जुपिटर हिमसेल्फ दे रहा है 9 3 8 11, यहाँ पर 8 है, पर 9 3 11 का एक संगम है, पर यहाँ पर 3 जो है ना वो ये फोर्स करेगा कि बंदा जो है वो करस्पॉन्डेंस करे। बट हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं इस कंक्लूजन पे कि करस्पॉन्डेंस ही करेगा, कब तक, जब तक हम इसका सबलोड चेक ना कर ले। और अगर इसका सबलोड आप चेक करते हो तो सबलोड जो है वो दे रहा है 11। यहाँ पर भी 4 कहीं पर भी नहीं है, 4 नहीं है, मतलब यहाँ पर बात ये हो रही है 3 9 11, 3 9 11। अगर यहाँ पर 4 आता तो फिर मैं बोलता कि भाई ठीक है आप रेगुलर करिए। जुपिटर 3 9 11 के कॉम्बिनेशन में और उसका सबलोड सिर्फ दे रहा है 11, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जुपिटर की भुक्ति में अगर ये जातक को अगर अगर अपनी एमबीए करनी है तो 3 के वजह से मैं ये उनको सजेशन दूंगा कि आप जी आपके बेटे को करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम करवाइए। अगर क्योंकि भुक्ति आपको पता है कि काफी स्ट्रांग हो जाती है, दशा माइट भी पॉसिबल कि न्यूट्रल हो, भुक्ति अगर अच्छी हो तो घटना घट जाती है। तो भुक्ति का रोल काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 के वजह से मैंने उनको सजेशन दिया कि आप आपके बेटे को पार्ट टाइम करवाइए या फिर आप ओपन यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस करवाइए। वाई? बिकॉज अगर ये रेगुलर करेगा तो जुपिटर जो है वो तो 3 9 11 को देने की, 3 क्या कह रहा है कि भाई अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा तो मैं 9 11 के साथ हूँ, अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो फिर मैं 8 के साथ हूँ। और डीएनए में भी देखिए सिर्फ 11 आया है, यहाँ पर कहीं पर भी 4 नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि जुपिटर भुक्ति एज अ भुक्ति लोड ये कह रहा है कि भाई जो मेरे में 3 है ना वो 9 11 को सपोर्ट तभी करेंगे जब करस्पॉन्डेंस करेगा बंदा। अगर बंदे ने करस्पॉन्डेंस नहीं करी ना तो ये जो 3 है ना वो तो यूजलेस हो गया, तो वो सीधा अटैच होगा 8 से। और अगर वो अटैच्ड हो गया 8 से तो वो कहीं ना कहीं पर बदमाशी जरूर करेगा, उस जातक की हायर एजुकेशन में कुछ ना कुछ वो फिंगर करेगा जरूर, कुछ ना कुछ वो फिंगर करेगा जरूर। सो कहना यहाँ पर यह है कि मैंने सजेशन दिया उनको कि आप इसको करस्पॉन्डेंस या किसी पार्ट टाइम कोर्स करवाइए, रेगुलर कोर्स में मत भेजिए, आप इसको पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस कोर्स करवाइए। सो एक बात तो कंसिडर करनी बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी को सजेशन दे तो आप इनको हर एंगल से सजेशन दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 9 कस्पल सबलोड जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब जैसी दशा भुक्ति वैसा पर्सन का उस कस्प से रिलेटेड मिलने वाले रिजल्ट्स का रूप रंग, और ये जो रूप रंग है वो दशा भुक्ति के हिसाब से चेंज भी होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी प्रेडिक्ट करें तो आप देखिए, जैसे मैंने राहु तक कंसीडर नहीं किया, मैंने ये जुपिटर को क्यों कंसीडर कराया, मैं आपको ये बताने के लिए कंसीडर करा रहा था कि उसको जो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करना है वो जुपिटर की भुक्ति में ही करना है, जो 3 9 8 और 11 का सिग्निफिकेटर है। और राहु सॉरी जुपिटर का जो डीएनए है वो सिर्फ 11 दे रहा है, वहां पर कहीं पर भी 4 दे दिया होता तो फिर वो 4 9 11 का संगम बन जाता। तो 3 क्या कहेगा कि भाई अगर मेरा रोल है तो मैं 9 11 के साथ है, अगर मेरा रोल नहीं है तो 8 बेचारा पड़ा हुआ है, मैं 8 के साथ संगम कर लूंगा। और 3 और 8 का मतलब तो मैंने आपको बताया जी, ये तो डिस्टर्बेंस बता रहा है, ये एक टाइप का डिस्टर्बेंस बता रहा है वहां पर। तो सर इसमें दशा भुक्ति में ज्यादा इम्पोर्टेंस भुक्ति की होती है। यस, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, भुक्ति मतलब कि मन, और अगर आपका मन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो दशा मतलब स्पेस शटल, ठीक है, भुक्ति मतलब आप एस्ट्रोनॉट, आपका मन। स्पेस शटल अगर कमजोर है, मतलब दशा अगर कमजोर है, तो आप एज एन एस्ट्रोनॉट चांद पे जाएंगे। कब जाएंगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, और अगर मान लीजिए स्पेस शटल 19 20 है,
तो आप चांद पे नहीं जाएंगे। हम्म, मतलब अगर दशा 19-20 हो या दशा कोई भी हो, भुक्ति का स्ट्रोंग होना, एस्ट्रोनॉट का स्ट्रोंग होना, इंटरनली स्ट्रोंग होना अनिवार्य है उसको चांद पे जाने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सब चांद पे या स्पेस में गए, स्पेस पे जा पाए जस्ट बिकॉज वो मन से मक्कम थे। दैट इज उनकी भुक्ति। स्पेस शटल तो था, पर कोई भी स्पेस शटल जब अर्थ की ऑर्बिट के बाहर जाता है तो उसके रिटर्न आने के चांसेस थोड़े से, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क होती है। तो वही बंदा जाता है स्पेस में जो इंटरनली स्ट्रांग हो। सो भुक्ति का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, भुक्ति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम कभी भी भुक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम कभी भी भुक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी मस्ट कंसीडर भुक्ति, वी मस्ट कंसीडर। ये चीजों से आपको इतना तो अंदाजा लग गया कि भाई इतना आसानी से हम किसी एक हाउस को देख के तो नहीं बोल सकते कि भाई आपके साथ क्या हो सकता है। किसी एक हाउस के सिग्निफिकेशन को कंसीडर करके तो आप बोल ही नहीं पाओगे कभी भी कि भाई जी आपके साथ क्या हो रहा है। आपको हर प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना है। स्पेशली राहु जो है वो कर्मिक प्लेनेट है, और अगर कर्मिक है, राहु केतु कर्मिक है, तो राहु केतु आपको सब कुछ देंगे और आपको उसमें से फिल्टर करके ही कंसीडर करना है सारी चीजों को। आपको उसको फिल्टर करके ही कंसीडर करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब देखिए, एमबीए जैसी चीजों के लिए नाइन्थ कस्पल सबलोड का मरकरी से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए, मरकरी इज द नेचुरल सिग्निफिकेशन रखता है अपने आप में एमबीए, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारी चीजों का वो अपने आप में नेचुरल सिग्निफिकेशन रखता है। तो यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट आपने देखा कि जैसे नाइन कस्पल सबलोड जो है वो खुद मरकरी है, और केतु के वजह से मरकरी जो है वो बहुत सारे प्लेनेट से कनेक्टेड हो गया। जैसे अगर आप देखोगे तो सन के साथ भी कनेक्टेड है, वीनस के साथ भी कनेक्टेड है, सैटर्न के साथ भी कनेक्टेड है। तो अगर ये बंदा मुझे प्रश्न करे कि भाई मैं अपना एमबीए कहाँ करूँ, तो मरकरी जिसके साथ कनेक्टेड है, जैसे मानिए मरकरी सैटर्न के साथ कनेक्टेड है, तो सैटर्न जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है ह्यूमन रिसोर्स का। हम उसको कह सकते हैं भाई एमबीए इन एचआर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नंबर 2, आप ये भी देख सकते हैं कि भाई मरकरी किस साइन में है। अगर मरकरी जो है उसको भी आप कंसीडर करेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कहाँ क्या करना है। सन है, विनस, विनस मतलब फाइनेंस, सन और मार्स आते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो फायरी एलिमेंट्स बताते हैं, फायरी एलिमेंट्स, मशीन्स वगैरह। तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि भाई आप मशीन्स तो नहीं बोल सकते यहाँ पर, मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड आप एमबीए कर सकते हो। मरकरी सिर्फ अपने आप से ही कनेक्टेड है, तो मरकरी इटसेल्फ जो है वो मूवमेंट का कारक है, मूवमेंट का नेचुरल कारक है। तो मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मरकरी मरकरी के साथ ही कनेक्टेड है तो हम जो ई कॉमर्स है, मार्केटिंग बेस्ड जो भी चीजें, हम उसमें उनको सजेशन दे सकते हैं। सो ये सोलली डिपेंड्स अपॉन, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसकी एनालिसिस कर सकते हो। ये बंदे के लिए, ये बंदा मार्केटिंग के लिए, सॉरी मैनेजमेंट के लिए ही बना है, ये एमबीए के लिए ही बना है। और एमबीए वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। पर आप किसी का भी हायर एजुकेशन तभी बता पाओगे जब आप उसका प्रोफेशन देखें। कि जब तक आप प्रोफेशन नहीं देखोगे तब तक किसी का हायर एजुकेशन प्रेडिक्ट करना